उसके बाद चीमा साहब, जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर, आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। You can say that you are a global south. List of accomplishments, huge accomplishments of Modi period of last 10 years. और वो he has become invincible, undefeatable. उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, it is not possible. चीमा साहब, जब तक आप उस लेवल पर नहीं जाके सोच पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाहे सऊदी आ जाए, चाहे IMF आ जाए, चाहे CPEC आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, आप प्रोफेशनल लुटेरे हैं, आप प्रोफेशनल फकीर हैं, आप प्रोफेशनल गधागर हैं। आप मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं, लूट रहे हैं। 25 करोड़ लोगों का खून पीने की आदत पड़ चुकी है आपको, और पीते रहे, बददुआएं ले रहे हैं आप। एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन DC में घुटनों पर हैं IMF के। तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर चीमा साहब, इस सारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, इन औरंगजेब साहब की, डार साहब की, सऊदी डेलीगेशन की, इसमें पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर पांव पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जाइज करने की बात नहीं हो रही। एक तरफ से कर्जा लिया जा रहा है, कर्जों की किस्तें देने के लिए। एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है? जो मैनिफेस्टो, जो मेन मैनिफेस्टो वाले, फार्म 45, 47 वाले, वो कहते हैं गजवा चाहिए, गजवा। वो कहते हैं गजवा पाकिस्तान होगा, जिहाद है, हम जिहाद से नीचे वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। जिहाद किससे करना चाहते हैं? आपस से। वो इस पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान है उनका, वो तबाह करना चाहते हैं। अब कंपैरिजन क्या है? इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। नए पत्र जो था वो इंडिया का मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब, जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब, जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो, या उसका दर्द रखते हो, या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर अ ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर, आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस। मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ accomplishments, huge accomplishments of Modi period of last 10 years. और वो he has become invincible, undefeatable. उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, it is not possible. मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी he start looking smaller. He is a larger leader. गांधी का कहा जा सकता है कि he is a modern period Gandhi मेरे ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद इस पे मेरा खुद I'm surprised कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाने पे। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की,
जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर भारत पाकिस्तान से जब बात करता है तो दहशतगर्दी से आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि उसके अंदर अगले दिन राजनाथ साहब ने एक बात ये करके इस चीज का कन्फेशन किया है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इट मींस दे नो इट पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इट्स अ कन्फेशन इन दैट स्टेटमेंट। तो जब आपको पता है कि अब वाकई ही मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की हैं, नो दे आर बाइटिंग पाकिस्तान एज वेल। वो आज की बात नहीं है, वो रशिया जब आया था अफगानिस्तान में तो उस वक्त की एक गलती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी, कि उस वक्त हम लोगों ने अपने प्रिकॉशन नहीं लिए और पाकिस्तान के मेरे मादरे मिलत के मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकर हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल डिसीजन लेते हैं। मैं एक गलती की मिसाल दूंगा, अफगान महाजरीन ईरान के अंदर गए थे तो उनको एक सर्टन एरिया से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, यहां पाकिस्तान में लाके उन्हें लाइसेंस टू किल दे दिया गया। उन्हें अब इस वक्त अफगानी इस तरह पेनिट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान में जिस तरह कैंसर फैलता है, वो कैंसर की तरह फैल चुके हैं और वो जब उनका दिल करता है वो मेरा मतलब पटाखे मारने शुरू कर देते हैं। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है, आपको पता भी है कि उनका डीएनए क्या है, हमारा डीएनए क्या है। हमारे पंजाब के अंदर मेजॉरिटी माए बच्चों को आज भी डराती हैं, और पठान और कोचा आ गई बाहर गली अंदर आ जा। तो वो एक और किस्म की कौम है, उनके डीएनए कुछ और हैं, हमारे डीएनए कुछ और हैं, हमारी गलतियां हैं। हम आज भी सोच समझ नहीं रहे बिल्कुल, जिसपे आज एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी आई है हमारे सबसे बड़े ताकतवर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो यहां पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासर हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मैं एग्री करूंगा 100%, उनके ऊपर सख्त हाथ डालना चाहिए जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो हो रहा है, जो कस्बा बहावल नगर के अंदर यूनिफॉर्म पहनकर लोग गए थे, उनका एहतसाब किसने करना है? आपको पता है इस वक्त पीटीआई मुर्शद की पार्टी जो है वो मुसलसल रोटियां सेकती है आपके खिलाफ, आपको पता है इस चीज का। लेकिन आप कितने मोहतात चल रहे हैं। बल्कि मैं एक और समझूंगा यहां पे, ये एक अपॉर्चुनिटी थी टू फिक्स द रिलेशनशिप। ये एक अपॉर्चुनिटी अभी मौजूद है कि जिन लोगों ने यूनिफॉर्म में जाके इन चीजों को, कानून को अपने हाथ में लिया था, उनको कौम के सामने रखा जाए, बताया जाए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखी जाए। लेकिन ये फिर उनका अल्टीमेटली उनके भी एडवाइजर होंगे। एडवाइजर ऐसे ही हैं आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर। मैं अब दुख के साथ कहूंगा, वो कौन से एडवाइजर होंगे जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा को कहा था कि आप इस्लामाबाद की फ्लाइट को लाहौर ले जाएं? कौन से एडवाइजर? वो कौन से एडवाइजर होंगे जिन्होंने कहा होगा कि जद्दे की फ्लाइट को मदीना लेके जाया जाए? वो कौन से? एलीट माइंडसेट है ना तार साहब, आवाम को समझते नहीं है कि 300 बंदा साढ़े पीछे बैठा है, उसकी भी क्यों कहता है? नहीं, कुछ साथ कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट जो हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट साथ ब्यूरोक्रेट भी तो होते हैं ना, कई चमचे कड़चे भी तो साथ हैं ना, जो फॉरेन एजुकेटेड, जो इंग्लिश और अरबी की ट्रांसलेटिंग करते हैं और खुद ये पढ़े लिखे लोग हैं, खुद पता है इनको, खुद सारा दिन ट्वीटिंग करती है मैडम। मैं हैरान हूं कि आज मियां साहब और मैडम तंदूर के ऊपर चले गए हैं 16 रुपए की रोटी चेक करने, प्राडा और लुई विटान की चीजें पहनकर। हालांकि ये नहीं पता कि जब आप तंदूर पे खड़े, शक्ल ही तंदूर वाली बना लो कम से कम। प्राडा दे जाना, लुई विटान पा के जाना, ते 50 गड्डी अगे पिछे टां करके शहर सारा लाग करके तंदूर दे रोटी दा रेट पूछण जाना, इन्होंने वही नहीं पता कि बंदियां दे जख्मां दे उत्ते मरहम किवें रखी दी। तार साहब वो सीएम है, उसका प्रोटोकॉल तो है ना तार साहब। एक जख्मी बैंकरप्ट और एक टुੱਟੇ मुल्क दे तुसी चीफ मिनिस्टर हो, ते टुੱਟੇ प्राइम मिनिस्टर हो, ते तुसी उत्थे पराडे पा के लुई विटान पा के टां करदे जांदे हो 40-20 करोड़ दी गड्डियां च, बंदियां दे जख्मां दे जाके होर छेड़ दे उन्होंने जाके। तार साहब दहशतगर्दी का हमारा मुल्क है, क्या करे तार साहब? नहीं, दहशतगर्दी पे पैसे बनाए आपने चीमा साहब, कौन सा दहशतगर्दी लोग आपके ऊपर लेके चढ़े? आपका तो ट्रेड कारोबार है, दहशतगर्दी था, आज भी है या नहीं है, लेकिन चीमा साहब तुसा सारा दुबई लंदन खरीद लिया दहशतगर्दी नाल, तुहानू पता ही सारा, हर बंदे को पता है कि बात। लेकिन चीमा साहब आज भी, आज के सर्कमस्टांसेस में दो चीजें हमने डिस्कस की हैं। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन यहां पे है, औरंगजेब साहब IMF वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें फ्यूचर किधर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान की इकोनॉमी को पांव पे खड़ा करने की बात किधर से आएगी, मुझे ये बताएं। सऊदी अरेबिया वाले अपने सऊदी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने आए हैं, वो पैसा कमाने आए हैं, पैसा लूज करने नहीं आए। या आप किधर? और मजे की बात है, जो बिकेगा, जो लुट पाएगी वो तो लंदन दुबई से आगे नहीं जाती। आपके तो फिल्टर दुबई लंदन पे लगे पड़े, पहले बैरियर मौजूद है। मैंने कई दफा कहा था चीमा साहब, बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में लाना को बड़ी बहादुरी नहीं है। उन डॉलरों को असली जगह पहुंचाना, पाकिस्तान उन डॉलरों को रोकना बहादुरी होगी। वो जो रोकेगा मैं उसको कहूंगा कि ही इज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं चीमा साहब, मैं जख्मी पाकिस्तान का जख्मी सिटीजन हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि मेरे जैसे अब कई लोग मायूसियों, 2-3 लोग जब आए थे रिप्लेस हुए थे, काजी फैज ईसा साहब से भी लोग मायूस हो रहे हैं, और दूसरी तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट में भी आई थी, लोग उससे भी मायूस हो रहे हैं। कोई भी अभी तक सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया जा सका अभी तक टू रियल पाकिस्तान, टू सेव पाकिस्तान। अभी तक कोई बात नहीं हो रही, अभी तक चट्टे चला रहे हैं, चट्टे चला रहे हैं पाकिस्तान। चले चीमा साहब, फिर इस तरह ही होता है जब आप दलेराना सख्त फैसले ना कर। आज मैं हैरान हो गया चीमा साहब, आप
आज मैं आखिरी पे बल्कि इस पे बात करना चाहूंगा अंदरूनी जख्म पे। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज जो टीवी पे कह दिया, उन्होंने कहा चलाओ पासन थोड़े को चलता है चला लो, वी आर नॉट, जिम्मेदारी नहीं, आपने आप शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, उन्होंने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया आज। उन्होंने कहा कौम ने हमें मैंडेट ही नहीं दिया तो हमारी जिम्मेदारी कौन सी, चलता चले ना चलता ना चले। Yes, this is what the situation of Pakistan is. Coming from the ruling party, coming from one of the ruling party leader, उसने कहा it's not our responsibility, you keep it। और मियां साहब तंदूरा दे खलोते हैं जाके उठे सिर्फ अपनी धी दी सियासत वास्ते। चलो चीमा साहब, फिर इस तरह ही होता है जब मेरा ख्याल में मैं इसको पिछले 76 साल से रिलेट करूंगा। मैं अगले दिन गलती से मैंने मेरी नजरों से गुजरा है कि औरंगजेब साहब के बारे में जब पढ़ रहा था तो पहला पाकिस्तान को अमेरिका ने पैसा 1950 में $6 लाख दिया था। $6 लाख 1950 में दिया था। नेहरू की स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी थी। मिस्टर नेहरू ने कहा था लियाकत अली खान ने ये जो मूंगफली ले ली है इसमें इसके गले में फंस जाएगी, वो फंस गई। तो साइन ला रहे 76 साल तो चौक हो। वो $6 लाख 1950 का अभी तक आपके खून में जा चुका है, सरायत कर चुका है। और काश के कोई मर्दे मोमन, कोई मर्दे मुजाहिद उस धरती पे पैदा हो जो कहे कि मेरी जान एक पासे पाकिस्तान एक पासे। मेरे कान और आंखें तरस रही उस चीज के लिए साहब। लेकिन सो सैड अ लैंड, इतनी फर्टाइल लैंड और इतना स्ट्रॉन्ग माजी। महाराजा रंजीत सिंह पढ़ के आप देखें कहां तक क्या था वो चीज। साहब आपने शुरू में बात की थी कि हम बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं, उनकी हुकूमत को जमीन दे रहे हैं। तार साहब इंडिया में भी ऐसे ही करते हैं, वो जो बाहर से इन्वेस्टर आता है उसको जमीनें देते हैं, उसको अलोर करते हैं कि भाई वो आए, उसको जमीन दो ताकि वो पैसा लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, नौकरी क्रिएट होगी। हमारे पास इतनी हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, ऐसा होना जमीन चार पाना। तार साहब तो बात तो फिर सही ना हुई। आप अगर इंडिया में भी तो आपको पता है गुजरात, यूपी और बाकी स्टेट्स के दरमियान कंपटीशन होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो लॉकेट मार्टिन है, फलां आ रही है, ढमकान आ रही है, वो सारे के सारे हुकूमत जो है उनको जमीनें देती है फ्री में कि आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तार साहब हमें भी हो सकता है इससे तरक्की हो जाए। तार साहब ये जो अभी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरब किस चीज से? चीमा साहब आपका दासू डैम बन रहा है, आपका सी पैक बन गया। आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इज अ फिजिबल कंट्री टू गो इन्वेस्ट देयर? मुझे कन्विंस करें, मैं यहां से पैसे मैं अमेरिकन बैंक को ले आता हूं, वहां पे बिलियंस डॉलर्स लेके मैं अमेरिकन ले आता हूं बैंक। आपकी अदालतें सलाहियत रखती हैं इंसाफ देने के लिए किसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंस जाए वहां पे जाके? आपकी पुलिस और आपके अदारे इंसाफ दे सकते हैं? अगर मेरे जब बंदा हो तो काबू आ जाए उन्होंने। आप कह रहे हैं कि चीमा साहब आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप इंडिया के साथ किस तरह मैं कहता हूं कि आपकी बदनामी आपके लिए नहीं मौजूद कि आप भारत से अपना कंपैरिजन करें। सबसे पहले मुझे ये बताएं, करप्शन रोकी जिस तरह मोदी साहब ने नोट तब्दील किए वहां पे रोकी, डिजिटाइज जिस तरह उन्होंने, आज आप डिजिटाइज क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान? क्या वजह है? नहीं मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं कर, करप्शन रोकना ही नहीं चाहते आप स्मगलिंग नहीं रोकना चाहते, आप ट्रेड नहीं करना चाहते, स्मगलिंग करना चाहते हैं। भारत के ये मोटिव्स हैं उनके। आखिरी बात सऊदी अरेबिया में मान आप आज ही एक सूबा बेच देते हैं सऊदी अरेबिया को, कहिए सारा सूबा ही ले लो से। पैसे आपने लेने दुबई में और लंदन में, आपने कौन सा पाकिस्तान में लेने पैसे उनके? नहीं तार साहब इस दफा पाकिस्तान ने चिल्लाया। मैं आखिरी मिसाल इस पे देना चाहूंगा चीमा साहब, जब कौमों को आगे लेके जाना होता है ना, इस पे जरा मैं चाहूंगा मेरे देखने वाले गूगल करके देखें कि मोदी साहब ने बड़ी बड़ी जो शादियां ऑफशोर होती थी उनको रोकने के लिए क्या किया है। उनको रोकने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हुई है अगले दिन अंबानी की शादी पर, वहां पे इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी मौजूद है। और आइंदा लोग बाहर जाके शादियां नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है दिस इज मोदीज गारंटी, ये मोदी की गारंटी। लेकिन आपके प्रिविलेज, आपने खुद कहा है कि जहाज, आपके तो जहाज ही नहीं रोक रहे, तो इस्लामाबाद से लंदन जहाज चला जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर 700 लोगों को जिसने जलीलो ख्वार किया है, सऊदी अरेबिया जाते हुए 350 लोग और 350 वापसी की फ्लाइट पे। आप लगता है कि वो और तीसरी एक और बात चीमा साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है, वो टीम का लीडर होता है। अगर टीम का कैप्टन के बिहेवियर ये होगा कि चक्को जहाज से चलिए लाहौर जाना इस्लामाबाद में, तो नीचे दूसरे लोग क्या करेंगे? थल्ले जेडी ब्यूरोक्रेसी हो की करेगी, फिर वो तो लुट पाएगी ना, वो नहीं पाएगी। उन्होंने पता है साडा देखें चीयर लीडर है ये, जो चीयर लीडर ये हो जिसकी ये शो कर रहा हो कि दिस इज व्हाट माय एटीट्यूड टुवर्ड्स द पब्लिक इज, दिस इज हाउ आई अब्यूज द पावर, दिस इज व्हाट माय प्रिविलेजेस आर, दिस इज हाउ स्ट्रांग आई एम। उसके नीचे क्या करेंगे? ये कैसी मिसाल सेट की, कैसी मिसाल सेट? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंट्री आगे जा सकता है? आप कर सकते हैं एक्सपेक्ट? इट्स नॉट पॉसिबल। चीमा साहब, कौमियत जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, हाँ ये किस माइंडसेट? ये मुगलिया माइंडसेट था। आप जब पाकिस्तान के अंदर पावर एंजॉय करते हैं तो आप मुगल शहजादे बन जाते हैं, मुगल अकबर। और दूसरा आपका रंग है ब्रिटिश एजेंट, आप फॉरेन ब्रिटिशों के डॉलर और पाउंड को इस तरह वर्शिप करते हैं, नाउज बिल्ला। आप गुलाम, आपका दूसरा माइंडसेट है आपका कॉलोनियल माइंडसेट, स्लेवरी। गोरा देखते हैं लेट जाते हैं आप,
और जब अपने लोगों के सामने खड़े होते हैं तो आप मुगल बन जाते हैं, कहते हैं ओए लंबे पा दो सारे। चीमा साहब इन चीजों से जब तक आप आगे, आप ग्रो अप ही नहीं कर सके 76 साल में, आप मेच्योर ही नहीं हो सके, मेच्योर ही नहीं हो सके। मैं मिसालें बड़ी आपको देता हूं। मैंने अगले दिन आपके सामने नर्मला की मिसाल दी थी, उसके कपड़ों की मिसाल दी थी, उसके वालिद के कपड़ों की मिसाल दी थी। उसने उसको टिकट बीजेपी ने दिया, उसने कहा मैं पैसे नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। चीमा साहब जब तक आप उस लेवल पर नहीं जाके सोच पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाहे सऊदी आ जाए, चाहे IMF आ जाए, चाहे CPEC आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, आप प्रोफेशनल लुटेरे हैं, आप प्रोफेशनल फकीर हैं, आप प्रोफेशनल गधागर हैं। आप मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं, लूट रहे हैं। 25 करोड़ लोगों का खून पीने की आदत पड़ चुकी है आपको, आप पीते रहे, बददुआएं ले रहे हैं आप। KFC को आग लगाई है मीरपुर कश्मीर के अंदर, नारे क्या थे? लब्बैक या लब्बैक। अब जाके देखें, मैं हरम शरीफ गया, मैं जब भी उमरा करने गया हूं, वहां अंदर खड़े होकर मुझसे पैसे मांगते रहे आपके पाकिस्तानी, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मैं पैसे दे दो, मैं पैसे। बाहर निकला हूं, हर गेट के सामने 10-10 पाकिस्तानी खैरात मांगने के लिए खड़े, हर मस्जिद नबवी के, हरम शरीफ के हर गेट के सामने 10-10 खड़े। ऐसा बना लगा अमीर आदमी है, चलो वो नहीं अमीर आदमी थे चीमा साहब। जब मैं वहां से मांगने जाता हूं तो शर्म नहीं आती इनको कि ये भी वहीं से मांग ले जाके, क्योंकि ये मुसलमान ही नहीं है, ना पाकिस्तानी है ना मुसलमान है। नौज़ बिल्लाह। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, जख्मी मुल्क का जख्मी शहरी हूं मैं, और मैं रोता रहूंगा देख देख के सारी जिंदगी। मेरा ख्याल मेरे मुकदरों में ये लिखा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी कीमत मैंने दी है कि मैं मुहाजिर होकर निकल गया हूं वहां से, जान बचा के। चीमा साहब मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूं, पैसा लाना कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ बिलियंस आए हैं आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से। $1 नहीं खिलौता होता है, $1 से उपोज दे नहीं तो दुबई लंदन तो आगे डॉलर नहीं जा रहे। तो ट्रेजेडी तो ये है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? पहले वो करें मेरा ख्याल में, फिर उसके बाद लोगों से खैरात मांगे, क्योंकि ये डॉलर फिर नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये डॉलर लीकेजेस आप कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लीकेजेस। ये लीकेजेस, हाँ, ब्लीडिंग तो हो रही है, लेकिन ये लीकेजेस भी जो होती हैं तार साहब पैसे की, ये भी जो है। इतनी स्मार्ट कॉम है, ठेकेदार और ब्यूरोक्रेट और सियासतदान मिलते हैं तो फिर जी लुट पाते हैं त्रावे साले भड़ूजे रल के। सही बात है तार साहब। ये तो फिर हमारे लोगों ने सीखा हुआ है ना, मतलब ये अब ये नस्ल दर नस्ल एक्सपर्ट हो गए हैं। पहले बाप था, फिर दादा था, फिर मतलब क्या क्या अब उसमें किस किस की बात की है। ये तो अमेरिकनों को पता चल जाए कि आप इतने इंटेलिजेंट है तो इस सेक्रेटरी स्टेट जो है उतो पाकिस्तान तो लाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा भाई कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, मतलब ग्लोबल साउथ के लीडर बन चुके हैं। इससे भाई वेस्ट जो है ना, मतलब भाई चिढ़ा पड़ा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर कैसे बन सकते हैं। अमेरिका के होते हुए, यूरोप के होते हुए भाई भारत कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है ग्लोबल साउथ में। अभी आपने देखा होगा कि भाई ब्रिक्स समिट होने वाली है, ठीक है भाई, और मतलब भाई वहाँ आप बताया जा रहा है कि भारत के अंदर होने वाली है, और भारत के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि भाई शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो भी आने वाले हैं, ठीक है। वैसे और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जयशंकर जी जो हैं, ठीक है, वो गए पड़े हैं क्या बोलते हैं रशिया में, और जो हमारे अजीत डोभाल NSA हैं जो, वो गए पड़े हैं चाइना में। और चाइना मतलब ये दोनों देशों में मतलब डिप्लोमेसी एकदम पीक पर चल रही है भाई, ठीक है भाई। तो ये नए ब्लॉक तो भाई तो आपको पता ही है कि भाई एंटी वेस्ट ब्लॉक है ये ब्रिक्स जो है, इसमें रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, और क्या बोलते हैं और भी बहुत सारे देश हैं, मतलब कि ब्रिक्स के हैं। कोरिया भी है मेरे ख्याल से, कोरिया भी है, और आई थिंक साउथ कोरिया भी है इसके अंदर, और अफ्रीका है, ठीक है। तो ये सारे नेशंस हैं जो कि वैसे 5 देशों का ये नेशंस हैं, और बाकी तो ये परमानेंट नेशंस हैं, और बाकी सब और भी कुछ हैं जो मेंबर नेशंस हैं, ठीक है भाई सब। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका भाई? रशिया का है, भारत का है, चाइना का है, साउथ कोरिया का है, और अफ्रीका का है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और भाई ये पूरा का पूरा एंटी वेस्ट जो है ना, एंटी वेस्ट वाला मतलब कि इसमें वो है, ठीक है। एंटी वेस्ट की वजह से ही इसके अंदर ना सारा कुछ जो क्वाड आप जानते हो, क्वाड जो है भाई वो उसमें भारत भी है, और मतलब कि मतलब एंटी रशिया और चाइना ब्लॉक है वो तो क्वाड, ठीक है। इसमें भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ठीक है। तो भाई भारत किस किस के साथ में मतलब कि दोस्ती बनाई हुई, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है भारत की, मतलब कि किस किस के साथ में आप समझ सकते हो भाई, ठीक है। भारत जो है मतलब भाई किसके सामने झुकता नहीं है, साफ बड़ी बात तो यही है, ठीक है भाई। देखो ट्रंप की जो नीतियों ने भाई अमेरिका, चीन, प्रतिस्पर्धा, व्यापार विवाद और वैश्विक सप्लाई चेन्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे माहौल में भारत के पास अलग रास्ता अपनाने का अवसर बढ़ा है, ठीक है। अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध भी ग्लोबल साउथ के देशों के साथ स्वतंत्र भी हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ स्वतंत्र संबंध भी हैं, ठीक है भाई साहब।
और भाई भारत की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, ठीक है भाई। भारत भारत अमेरिका के साथ क्वाड और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी करता है, लेकिन साथ ही रूस, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और विकासशील देशों के साथ भी अपने हितों के अनुसार, ठीक है, उनके अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखता है। यही संतुलन काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भारत उपयोगी इंटरकलर बनाता है, ठीक है भाई। भारत ने 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के ज़रिए विकासशील देशों की समस्याओं, कर्ज, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट फाइनेंस को एक साझा मंच दिया है, ठीक है भाई। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान ना भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया था। इससे भारत की यह छवि मजबूत हुई कि वह सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करता, बल्कि अफ्रीका और व्यापक डेवलपिंग वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश भी करता है, ठीक है। ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की क्षमता केवल भाषणों से नहीं आती, ठीक है। वैसे उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, और भाई बहुत कुछ जताना भी पड़ता है, ठीक है भाई। बहुत सारी चीज़ें दांव पे भी लगानी पड़ जाती है, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो बड़ा बाजार, आर्थिक तेज वृद्धि, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती डिप्लोमेटिक रीच भारत को दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ एक अलग तरह का मॉडल देती है, और हाल ही के चर्चाओं में भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिरता के अपेक्षाकृत स्थिर और आक्रामक इकोनॉमी के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई भारत के लिए, ठीक है भाई। और इसके साथ ही ना भाई जब अमेरिका और अपनी घरेलू प्राथमिकताओं जब अमेरिका अपनी घरेलू प्राथमिकताओं, ट्रेड नेगोशिएशंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से पर ज़्यादा जोर देता है, तो ग्लोबल साउथ के कई देश किसी एक ऐसे बड़े देश की तलाश करते हैं जो उनकी कंसर्न और वेस्टर्न पावर्स तक पहुंचा सके, ठीक है। और भारत इस भूमिका को भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी बात करता है और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी बात करता है। यही वजह है कि भारत को कई पैमाने पर ब्रिज या बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जाता है, यानी ऐसा देश जो अलग अलग जियोपॉलिटिक कैंप्स के बीच संवाद कर सके, ठीक है भाई साहब, जो रशिया के साथ भी बातचीत कर सके और भाई अमेरिका के साथ भी बातचीत कर सके और यूरोप के साथ बातचीत करता ही रहता है भारत, ठीक है। तो भाई ये खासियत है भाई भारत की, कि भाई भारत जो है ना भाई साहब सबके साथ में बातचीत है, और सबके साथ में मतलब कि डिप्लोमेटिक मतलब कि वो बातचीत चलती है भाई भारत की। ये कहना सही होगा कि भाई मतलब कि भारत जो मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, वो ग्लोबल साउथ के लीडर बन चुके हैं और भारत को मतलब कि भाई साहब उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया भारतीय प्रधानमंत्री ने। यही वजह है कि भाई भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज़ और ग्लोबल नॉर्थ तथा डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। हालिया अंतर्राष्ट्रीय बहस में भारत को ग्लोबल साउथ के प्रभावशाली आवाज़ के रूप में वर्णित किया जा रहा है। ये मतलब कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है भाई भारत के लिए, कि भाई भारत को इतनी बड़ी मतलब कि भाई उपलब्धि दी जा रही है कि भाई ग्लोबल साउथ का लीडर माना जा रहा है भारत को। तो भाई ये आने वाला समय जो है ना भाई भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना भारत जो है, भारत की मतलब कि शक्ति ना बढ़ी है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ी है भाई भारत की शक्ति, ठीक है। और भारत की शक्ति बढ़ने से ना भाई भारतीयों का मान बढ़ा है। भारतीय जो डायस्पोरा है भाई पूरी दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा लोहा माना जा रहा है भाई साहब भारतीय डायस्पोरा का। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।